आज तक जापान जैसी कमजोर आर्मी किसी भी देश को नहीं चाहिए थी, पर अभी जस्ट कुछ ऐसा हो गया है कि हर एक देश की आर्मी जापानीज आर्मी जैसा बनना चाह रही है। जापान के सारे दुश्मन देश अचानक से जापानीज आर्मी से क्यों डरने लगे? एक ऐसा देश जिसने 80 साल पहले विश्व का सबसे क्रूर एटॉमिक हमला झेला, जिसने वर्ल्ड वॉर के बाद ये कसम खाई कि हम कभी भी हथियार नहीं उठाएंगे। वो देश जिसके कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 9 खुद कहता है वी विल नेवर मेंटेन वॉर पोटेंशियल, मगर आज इसे देखो, ये कोई नॉर्मल शिप नहीं है। जापान का एक ऐसा साई-फाई वेपन है जो एनिमी वॉरशिप्स को लिटरली 2 टुकड़ों में चीर सकता है, जैसे एक चाकू बटर को काटता है। इस हथियार का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन, एक ऐसी कैनन जो गोली नहीं, इलेक्ट्रिक एनर्जी फायर करती है। माइंड यू, ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आज तक यूएस भी नहीं बना पाया, पर अब वो जापान ने बना लिया है। पिछले 70 सालों में जो कुछ नहीं हुआ वो बस कुछ ही महीनों में जापान ने एकदम से कर लिया है। आपने स्टार वॉर्स मूवी का ये सीन तो देखा ही होगा, जहाँ पर स्पेस से पृथ्वी पर एक मिसाइल फायर किया जाता है। यही सेम हथियार भी जापान ने रियलिटी में बना लिया है। इनफैक्ट इसी महीने में जापान की डिफेंस फोर्सेस में बहुत मेजर अपग्रेडेशंस हुए हैं। उनकी नेवल वॉरशिप जेएस चोकाई को यूएस भेजा गया ताकि उसमें यूएस के सबसे एडवांस्ड टोमाहॉक मिसाइल्स फिट किए जाएं। Japan is moving to dramatically expand its firepower. The guided missile destroyer JS Chokai is now heading to the United States for a year-long deployment. इन मिसाइल्स का रेंज इतना है कि जापान इन्हें अपने देश से सीधा सऊदी अरेबिया तक फायर कर सकता है। मतलब ये सभी कंट्रीज अब जापान के रेंज में आ चुके हैं और रिपोर्ट्स के हिसाब से 2027 तक जापान के आर्सेनल में 400 ऐसे टोमाहॉक क्रूज मिसाइल्स होंगे। इसके अलावा 9 अक्टूबर को जापान ने यह भी अनाउंस कर दिया कि वो उनके सबमरीन्स और आर्मी यूनिट्स को लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स और एंटी शिप मिसाइल्स जैसी हाई एंड टेक्नोलॉजी से आर्म करने वाले। ऑल्सो उन्होंने जापानीज एयरफोर्स में एआई ड्रोन फ्लीट्स भी इक्विप कर लिए, जो जापान के समुद्र, आसमान और अंडर वाटर सब जगह बास की तरह नजर रखेंगे। और रिसेंटली उन्होंने एक जॉइंट ऑपरेशंस कमांड भी शुरू किया है, जो इमरजेंसी वॉर सिचुएशन में एक वॉर रूम या एक कमांड सेंटर का काम करेगा। जापान के इतने सडन एग्रेशन को देखकर एक सवाल बिल्कुल जायज है, क्या जापान किसी बड़े जंग के लिए तैयार हो रहा है? मगर जापान जैसे पीसफुल देश को किस देश से खतरा हो सकता है? और आखिर क्यों जापान के किसी भी ओवर्ट नजरों में आए बिना बस पिछले 3-4 सालों से ही अपना मिलिट्री बजट बढ़ाते जा रहे हैं? इसी साल 2025 में ही उन्होंने अभी तक का हाईएस्ट बजट एलोकेशन $55 बिलियन किया, और 2026 के लिए तो वो उनके इतिहास का सबसे बड़ा एलोकेशन $60 बिलियन करने वाले हैं। ये समझ लो बोलिविया जैसे देश की जीडीपी से भी ज्यादा है ये। डोंट फॉरगेट, जापान एक टाइम पे वर्ल्ड वॉर के टाइम पे एक एग्रेसिव इंपीरियलिस्ट कंट्री हुआ करती थी जो कि बहुत ही निर्दयी थी। क्या जापान अपने उसी रूट्स के पीछे जा रहा है वापस? 1940s के टाइम पे जापानीज आर्मी जो हुआ करती थी वो इतिहास की सबसे क्रूर अत्याचारी आर्मी मानी जाती थी। वो जापानीज आर्मी जिसने चाइना के नानजिंग मैसेकर में 6 हफ्तों के अंदर औरतों, बच्चों को लूटा, उनका रेप किया और लाखों करोड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। आपने जापानीज आर्मी के इनफेमस डेथ मार्च के बारे में भी सुना होगा, जिसमें उन्होंने ऑस्ट्रेलियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर को एक लंबे मार्च करने के लिए बोला, और अगर कोई थक के गिर जाता था उन्हें डायरेक्टली शूट कर दिया जाता था। और कामिकाजी वॉरियर्स के बारे में हम कैसे भूल सकते हैं? इस फोटो को देख लो, ये है यूएसएस बंकर हिल, यूएसए का वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम का एक एयरक्राफ्ट कैरियर, और ये है वो कामिकाजी पायलट जिनका काम ही ये था अपनी मिसाइल लोडेड एयरक्राफ्ट्स को लेकर यूएसएस बंकर हिल पर सुइसाइड अटैक कर देना। एंड वेल, जापान के पास एक टाइम पर ऐसे सुइसाइड बॉम्बर्स या कामिकाजे पायलट्स की एक अलग ही पूरी सेना थी। इंपीरियलिस्ट जापान एक्सपेंशन के चक्कर में लाखों लोगों का मर्डर करता गया, इंक्लूडिंग चाइनीज, इंडोनेशियन, कोरियन, फिलिपिनोस, ब्रिटिश एंड ऑस्ट्रेलियंस, अंटिल द हिरोशिमा एंड नागासाकी न्यूक्लियर ब्लास्ट, जिसने सिर्फ एक ही झटके में 1 लाख जापानियों को मार डाला और बना दिया जापान को दुनिया का इकलौता ऐसा देश जिसने फर्स्ट हैंड न्यूक्लियर वॉरफेयर एक्सपीरियंस किया हो। इस हादसे के बाद मानो जापानीज मिलिट्री की काया हमेशा के लिए पलट गई। फॉर इंस्टेंस, इसे देखो, ये है जापान की डिफेंस फोर्सेस का एक एड, और अब देखो यूएस आर्मी, इंडियन आर्मी का एड। कितने स्टीप डिफरेंसेस आपको दिखाई दे रहे हैं, राइट? नॉर्मली जहां कंट्रीज अपने आर्म्ड फोर्सेस को एक फियर्स योद्धा की तरह पोर्ट्रे करते हैं, वहीं जापान बेबी पिंक कलर में पीस जैसे शब्द यूज करके अपने डिफेंस फोर्सेस को एडवर्टाइज कर रहा है। एंड माइंड यू, इसका रूट जापान के कॉन्स्टिट्यूशन में ही। सो सरेंडर के बाद यूएसए ने जापान का नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करवाया था।
इस कॉन्स्टिट्यूशन में जापानीज आर्मी को कंट्रोल में रखने के लिए यूएसए ने एक स्पेशल प्रोविजन डाल दिया, आर्टिकल 9। इस आर्टिकल के तहत इंटरेस्टिंगली जापान के पास किसी भी प्रकार के वॉर लड़ना या फिर कोई भी फोर्स यूज करने का राइट ही नहीं है, और इसीलिए जापान अपने डिफेंस के लिए ना तो खुद के लैंड, सी या एयर फोर्सेस मेंटेन कर सकता है और ना ही ये कोई ऑफेंसिव वेपन्स रख भी सकता है। लेकिन हाँ, जापान की पूरी सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार है यूएस। सो यू कैन क्लियरली सी कैसे यूएस जापान को अपने ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट बनाना चाहता था। जापान और यूएसए के बीच साइन हुआ था द म्यूचुअल सिक्योरिटी डील, जिससे बेसिकली यूएस ने जापान को कहा कि आप लोग खुद आर्मी मत रखो, आपकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। और इसीलिए आज के तारीख में भी यूएस के अराउंड 80 मिलिट्री बेसेस और 50,000 सोल्जर्स जापान में ही तैनात रहते हैं। इस डील के चलते जापान की सिक्योरिटी अब यूएस के हाथ में आ गई है, और इसी की वजह से जापानीज लीडर्स को भी ऐसा लगा कि हमारे डिफेंस के लिए जब यूएस की स्ट्रॉन्ग मिलिट्री है ही, तो हम अलग से डिफेंस फोर्सेस में स्पेंड क्यों करें, खर्चा काहे को करें, और इससे अच्छा हम वही इन्वेस्टमेंट को अपनी इंडस्ट्रीज, अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करने में लगाते हैं। मतलब बेसिकली वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान के लीडर्स ने नेशनल सिक्योरिटी के जगह पर प्रायोरिटी दिया अपने इकोनॉमिक ग्रोथ को, और इसी का नतीजा बेसिकली आज हम देख सकते हैं जापान के इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के इतने बड़े बूम के जरिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस 1 मिनट, ये चैनल हमारा फाइनेंस चैनल है, आपको शायद पता होगा। अच्छा, 90% लोगों को ये नहीं पता कि सिर्फ 500 रुपए से भी आप इंडिया के टॉप लग्जरी कमर्शियल प्रॉपर्टीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर रेंटल इनकम भी मिलती है और कैपिटल एप्रिसिएशन भी होता है। यानी अब रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए लाखों की जरूरत नहीं है, सिर्फ 500 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो सकती है। और ये कोई फ्रॉड या इलीगल स्कीम नहीं, बल्कि सेबी अप्रूव्ड सिस्टम है। इस पूरे सिस्टम को अगर आपको समझना है और आपको फाइनेंस से रिलेटेड नॉलेज पसंद है, तो हमारी टीम फिनप्रो का ये वीडियो जरूर चेकआउट करना। यहाँ पर हम फाइनेंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिटेल्ड और इंसाइटफुल वीडियोस बनाते हैं। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अब लौट आते हैं वापस से वीडियो पर। जापान का अपना भी एक सेल्फ डिफेंस फोर्स है, बट द कीवर्ड बीइंग सेल्फ डिफेंस, और इसीलिए ये कभी अटैक नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, जब यूएसए अफगानिस्तान में एंटी टेरर वॉर लड़ रहा था, जापान भी यूएस की हेल्प करने के लिए अपने ट्रूप्स को भेजना चाहता था, लेकिन वहां पर जाके जापान का ये डिफेंस फोर्स सिर्फ ट्रांसपोर्ट, फ्यूल सप्लाई जैसे लॉजिस्टिकल काम ही कर पाया। और ऐसा किसी जंग में लिटरली पहली बार हुआ होगा कि कोई ट्रुप एक जंग में बिना कोई आर्म्स या एमिनेशंस के गया हो और ऐसा सप्लाई और ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा हो। पर अब आता है कहानी में एक ट्विस्ट, एक ट्रांसफॉर्मेशन जो लाया गया जापान के एक्स प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे द्वारा। ये 2012 में पॉपुलर मेजॉरिटी के साथ पीएम बने थे और इनका मेन उद्देश्य था जापान की नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत करना। शिंजो आबे ने जापान की सेल्फ डिफेंस फोर्स की स्ट्रेंथ को 50,000 से बढ़ाकर 2,50,000 कर डाला। उन्होंने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के साथ मिलकर क्वाड पार्टनरशिप्स बनाए, जिससे इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना के डोमिनेंस को कम किया जा सके। और यही नहीं, शिंजो गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 9 में ऐसे रेवोल्यूशनरी ट्रांसफॉर्मेशंस किए हैं जिससे जापान अब कलेक्टिव डिफेंस केसेस में भी अपने डिफेंस फोर्सेस को मोबिलाइज कर सकता है। यानी कि अगर उनका कोई एलाई जंग में हो या फिर उनके देश पर हमला किया जा रहा हो, तो जापानीज आर्मी खुद के प्रोटेक्शन के लिए उन पर अटैक कर सकती है। उन्होंने इवन जापान का अपना 1000 वॉरप्लेन्स, 48 डिस्ट्रॉयर्स और सबमरीन्स का आर्सेनल बिल्ड किया, और यूएस से हाईटेक वेपन्स जैसे फाइटर जेट्स और मिसाइल इंटरसेप्टर्स इंपोर्ट भी करवाए। इनफैक्ट इनके ही रूल में जापान यूएस स्टेल्थ फाइटर्स का सबसे बड़ा बायर यानी इंपोर्टर भी बन गया। और तो और ब्रिटेन और फ्रांस जैसे स्ट्रॉन्ग मिलिटरिस्टिक नेशंस को पीछे छोड़कर जापान 6th लार्जेस्ट डिफेंस स्पेंडर भी बन गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2020 में आबे ने रिजाइन कर दिया और जुलाई 2022 में उनका असैसिनेशन हो गया। लेकिन आज भी शिंजो आबे के सक्सेसर्स उनकी लेगेसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। अब रिपोर्ट्स है कि जापान अपना डिफेंस बजट डबल करने वाला है, जिससे वो सीधा नंबर 6 से नंबर 3 पर पहुंच जाएगा। यहाँ पर ये नेचुरल क्वेश्चन आता है कि जापान इतनी तेजी से आखिर क्यों मिलिटराइज कर रहा है? ऐसा क्या थ्रेट वो परसीव कर रहा है जिसको मजबूरन ये चीज करना पड़ रहा है? वेल, द रीजन इज उसके नेबर्स का बढ़ता एग्रेशन। जैसे ये देखो, ये है 13 साल की एक जापानीज लड़की जिसको नॉर्थ कोरिया ने एब्डक्ट करवाया। वो कभी वापस नहीं आई और उसके साथ क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता। एंड हियर्स द शॉकिंग पार्ट, वो अकेली नहीं थी। नॉर्थ कोरिया लगातार ऐसे जापानीज सिटीजन्स को एब्डक्ट करते जा रहा है। कुछ को वो स्पाइस बनाकर साउथ कोरिया
कोरिया भेज देता है, या तो उनकी आइडेंटिटी स्टील करके अपने एजेंट्स को उनकी जापानीज आइडेंटिटी देकर उन्हें साउथ कोरिया भेज देता है एज अ स्पाई। एंड डोंट फॉरगेट, नॉर्थ कोरिया एक न्यूक्लियर पावर है जिसके पास न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल्स है। रिसेंटली नॉर्थ कोरिया ने एक मिसाइल टेस्ट किया जो सीधा जापान के ऊपर से पैसिफिक ओशन में जाकर गिरा। जापान में हर जगह पर अलार्म्स रेज हुए, लोगों को शेल्टर लेने के लिए कहा गया और ट्रेन्स को सस्पेंड तक कर दिया गया। एंड माइंड यू, ये चौथी बार है जब नॉर्थ कोरिया ने बिना पूछे, बिना इन्फॉर्म किए जापान के ऊपर से बैलिस्टिक मिसाइल्स को फायर किया। अब नॉर्थ कोरिया के मिसाइल्स का ही खतरा कम था कि जो अब पिक्चर में आ गया चाइना भी। यस, कुछ महीने पहले चाइना ने भी बैलिस्टिक मिसाइल्स उड़ाए जो कि सीधा जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जा गिरे, जापानीज टेरिटरी से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर। मानो जैसे कि ये कोई चेतावनी थी या फिर अपना मसल फ्लेक्सिंग था जापान को धमकाने के लिए। और अगर पॉलिटिकली भी देखा जाए तो काइंड ऑफ यही चाइना का मकसद भी था, जापान को धमकाना कि वो ताइवान के मामले में बीच में ना आए। फुल स्टोरी ये है कि चाइना, एज वी ऑल नो, ताइवान को भी अपनी टेरिटरी मानता है, उस पे अपना हक जमाता है। लेकिन जापान ये नहीं चाहता कि चाइना ताइवान को इन्वेड करे, क्योंकि पहले तो ताइवान, जैसे कि आप देख सकते हो, जापान से बहुत ही क्लोज है। जापान का सदर्न मोस्ट आइलैंड ताइवान से सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर है। सो ताइवान में कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो, उसका असर जापान पे जरूर पड़ेगा। प्लस जापान के इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स ताइवान के पास से होकर गुजरते हैं। अगर ये सीज चाइना के कंट्रोल में आ जाते हैं तो जापान का उन रूट से ट्रेड रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। और लास्टली, जापान के ताइवान के साथ बहुत ही फ्रेंडली रिलेशंस है। सो मच सो कि 90% जापानीज को लगता है कि अगर चाइना ताइवान को इन्वेड करता है तो जापान को ताइवान की सपोर्ट में वॉर में उतरना चाहिए। अब इस मामले में कुछ जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का तो ये तक मानना है कि जापान तो ऑलरेडी सीक्रेटली चाइना के साथ वॉर की तैयारी कर रहा है। अब इस पूरे सिचुएशन में जले पर नमक छिड़कने का काम किया दोनों के बीच की टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स ने ओवर सेंकाकू आइलैंड्स। चाइना बीइंग चाइना, जापान के सेंकाकू आइलैंड को क्लेम करता है एज देयर ओन टेरिटरी, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो इंडिया के अरुणाचल प्रदेश पर अपना हक जमाने की कोशिश करता है। दोनों के बीच ये डिस्प्यूट पिछले 40 सालों से चली आ रही है और रिजॉल्व होने का भी नाम ही नहीं ले रही है। बट वेट, देयर्स मोर। जापान के दुश्मनों की लिस्ट यहाँ पर खत्म नहीं होती, बिकॉज हियर कम्स रशिया नाउ। जब से रशिया ने यूक्रेन पर फुल स्केल पर अटैक किया, तब से पूरी दुनिया शॉक्ड है। इसने कंट्रीज को अपने डिफेंस के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया कि आज के तारीख में भी फुल फ्लेज्ड वॉर्स हो सकते हैं। जर्मनी का एग्जांपल ले लो। जर्मनी की स्टोरी जापान से काफी मिलती जुलती है। जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत हीनियस क्राइम्स किए थे, जस्ट लाइक जापान, और इसीलिए आने वाली जनरेशन के कंधों पर इसका बहुत गिल्ट था, अगेन सेम लाइक जापान। और इसीलिए जर्मनी का भी एटीट्यूड काफी पैसिफिस्ट और एंटी मिलिट्री हो गया, जस्ट लाइक जापान। लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर के बाद जर्मनी ने अपनी लो प्रोफाइल रखने वाली मिलिट्री बजट सडनली बढ़ा दिया एंड इमीडिएटली $113 बिलियन मिलिट्री को अलॉट कर दिए। सिमिलरली जापान भी अलर्ट हो चुका है, और ये जापान के एक्स पीएम फूमियो किशिदा के स्टेटमेंट से क्लियरली दिखाता है। यूक्रेन टुडे मे बी ईस्ट एशिया टुमारो। प्लस जापान रशिया से बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है और इन दोनों में भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स चल रहे हैं ओवर कुरिल आइलैंड्स। ये आइलैंड स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, यहाँ रिच फिशिंग ग्राउंड्स है और ऑयल और गैस रिजर्व्स भी अबंडेंस में। रशिया इस आइलैंड के अराउंड डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स डिप्लॉय करके अपनी शक्ति प्रदर्शन करते रहता है। और आखिर में अब जापान का सबसे बड़ा एलाई यूएस भी उसके डिफेंस में अपना साथ छोड़ रहा है। 6 मार्च को यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जापान यूएस सिक्योरिटी ट्रीटी को नॉन रेसिप्रोकल बोल दिया। उनका कहना यह था कि हम उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन उन्हें हमें प्रोटेक्ट नहीं करना पड़ता। ऐसे डील्स बनाता कौन है? वो बेसिकली जापान से यूएस को कोई फायदा नहीं मिलता, इसे जता रहे थे। और इसीलिए जापानीज सेंटिमेंट ये डेवलप होना स्टार्ट हो चुकी है कि यही सही वक्त है अपने डिफेंस की तरफ ध्यान देने का। सो बेसिकली जापान के एक तरफ नॉर्थ कोरिया, दूसरी तरफ चाइना और तीसरी तरफ रशिया, ये तीनों थ्रेट बन के जापान पर पूरी तरीके से हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए फ्रेंड्स, इस पर मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसे सिचुएशन में जापान का मिलिटराइज करने का मूव एकदम रीजनेबली लॉजिकल है और 100% नेसेसरी भी है। वहीं पर जापान इन कंट्रीज से एक सीरियस एग्जिस्टेंशियल थ्रेट फेस करता है। एंड भले ही जापान दुनिया के बिगेस्ट मिलिट्री स्पेंडर्स में से एक है, फिर भी उसके पूरे जीडीपी का सिर्फ 1% ही हिस्सा अब तक मिलिट्री में जा रहा है। सो इट्स क्लियरली जस्ट अ स्टार्ट फॉर जापान। आगे जाके और भी हेवी मिलिटराइजेशन हो सकता है। एंड इट्स इंटरेस्टिंग टू सी हम एक ऐसे टाइम में जी रहे हैं जहां पर जापान जैसा एक पीसफुल देश भी हथियार उठाने पर मजबूर हो गया। चाइना का तेज तरार नेवल बिल्डअप, ताइवान के इर्द गिर्द खतरे और नॉर्थ कोरिया के मिसाइल टेस्ट, ये सब जापान को डिफेंस से स्ट्राइक कैपेबिलिटी की तरफ ढकेल रहे हैं।
लेकिन इसका प्रभाव सिर्फ जापान तक ही सीमित नहीं रहेगा। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इनफैक्ट सारे एशियन देशों को ये अब देखना होगा कि जापान के ये नए मिलिट्री कैपेबिलिटीज ग्लोबल पावर डायनामिक को किस तरह से इफेक्ट करेंगे। बट फिलहाल इंडिया के लिए ये एक बड़ी गुड न्यूज हो सकती है, क्योंकि इंडो जापान डिफेंस पैक्ट अब सिर्फ नेवल एक्सरसाइजेस तक सीमित नहीं रहा, बल्कि टेक्नोलॉजी शेयरिंग, एआई, साइबर डिफेंस और सेमीकंडक्टर कॉरिडोर्स जैसे सेक्टर्स तक भी पहुंच चुका है। और इसीलिए जापानीज डिफेंस में ये मेजर अपग्रेडेशंस इंडिया के लिए सिर्फ एक जियोपॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी नहीं, बल्कि एक बड़ी जियो टेक्नोलॉजिकल और जियो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी साबित हो सकती है। सो लेट्स होप समथिंग ग्रेट कम्स आउट फ्रॉम दिस पार्टनरशिप। जय हिंद।